हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टेंथ क्लास का जो आगे वाला पोर्शन है उसको मैं डील करने जा रहा हूँ। टेंथ क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो फार्मूला के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था वो था कूलम्स फोर्स का। तो कूलम्स फोर्स में हम लोग कुछ और डिटेल्स उसके बारे में जानना है, उसके बाद फिर करंट पे आ जाएंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कूलम्स का जो फॉर्मूला था वो किस चीज का फॉर्मूला था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का, उसका मेजरमेंट था। कूलम्ब साहब ने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, पॉइंट चार्ज, दूसरी बात क्या, स्टेशनरी। यहाँ पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं कि सुई की नोक पर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेपरेशन के कंपैरिजन में पॉइंट। अब जैसे ये अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है और सन बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में अर्थ और सन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ट्रैक जो रेलवे का लाइन है, लाइन के ऊपर ट्रेन चलती है तो लाइन तो बहुत बड़ी होती है, उस लाइन के कंपैरिजन में ट्रेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो छोटा होगा। मतलब अगर हम ये बोले, अगर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये आर है, तो ये इसका जो साइज है, साइज और ये आर है वेरी वेरी ग्रेटर। ये याद रखना है। डिस्टेंस जो है साइज के कंपैरिजन में, या रेडियस जो भी है, जैसे मान लो हम इसका एक ऐसा ले लेते हैं, इसका ये ले लेते हैं, ये रेडियस आर है, तो आर करके क्या लिखेंगे? आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ये आर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्मॉल आर क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस है। तो ये आर अगर बहुत बहुत बड़ा होगा तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी और बात तुमको ये देखना है कि जैसे हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या हो गया? F इज इक्वल टू हो गया K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स जो है, कूलम्स फोर्स, किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। F या लिखो फैक्टर्स on which F depends, factors on which F depends, 3, तीन बातों पे ये डिपेंड करता है। पहला क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन देम। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। तीन बातों पे डिपेंड करता है। तीन बातों पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो एक पॉइंट है, यहां पॉइंट है, इस पर हमने Q1 चार्ज दिया, इस पे Q2 चार्ज दिया, तो तब जो फोर्स दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का होगा वो, और अगर हम 2 कूलम कर दिया, यहां भी 2 कर दिया, तो अब 2Q1 और 2Q2 के बीच जो चार्ज होगा, तो ये चार्ज अब ज्यादा होगा पहले से। मतलब चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड कम रखें इस पे और उस पे, तो उस वक्त जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स कम होगा इन कंपैरिजन टू उसके जब चार्ज का अमाउंट हम ज्यादा रख दें। यानी कि यहां भी ज्यादा चार्ज, यहां चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा। चार्ज को घटाते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन घटता जाएगा। पहला बात ये क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों के बीच के सेपरेशन, तुम अभी देखा क्या है? आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कहां है? नीचे है। यानी कि अगर आर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, दोनों के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स घट जाएगा। क्या होगा? फोर्स घट जाएगा। अगर आर के डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। मैग्नेट में भी यही बात हम लोग पढ़े और इलेक्ट्रिसिटी में भी वही बात हम लोग पढ़ रहे हैं। दो बात तो क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है? मीडियम। अब सवाल उठता है कि भाई मीडियम पे क्या असर पड़ेगा? जैसे कि मान लो अभी इसमें एयर है, हवा है, तो हवा एयर हो या वैक्यूम हो, एयर और वैक्यूम, तो एयर और वैक्यूम होने पर ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में या वैक्यूम हो या एयर हो तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर इसके बीच में कुछ हम अगर रख दें, कुछ भी रख दें, रबड़ रख दे या वुड रख दे, तो क्या होगा? इसका फोर्स कम जाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा? कम जाएगा। यानी कि मीडियम पे ये डिपेंड करता है। इसीलिए के जो है ना, तो के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है 1/4πε। अगर एयर और वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। यानी कि एयर और वैक्यूम में जो मीडियम का वैल्यू है वो कितना है? एप्सिलॉन नॉट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है इसका? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10⁻⁻12। ठीक है? ये इसका वैल्यू होता है। और इस वैल्यू के बाद अगर हम इसको यहां रखेंगे तब, इसलिए ऐसा एक तुमको पता होना चाहिए कि अगर मान लो, ये तो अभी हम तुमको इंसुलेटर के बारे में बताएं, रबड़ रखें या लकड़ी रखें या वुड रखें, अगर हम मेटल के केस में डाल दें तो मेटल का अगर हम यहाँ पे कॉपर का प्लेट लगा दें, तो कॉपर का प्लेट लगा दें तो क्या हो जाएगा? एक प्लेट हमने लगा दिया यहाँ पे कॉपर का, तो मेटल का, इसको कहते हैं परमिटिविटी। मेटल की परमिटिविटी कितनी? इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट, अब जरा देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला है, सबको फेयर करते चला जाना, यही तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, अब के का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε। अगर एब्सोल्यूट है तो ये हो जाएगा, और Q1 इंटू Q2/r²। और इसका 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये है मीडियम के लिए। तो इसका वैल्यू यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे मान लो इसका वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.006 होता है, मेटल का इनफाइनाइट होता है। तो उस सब का वैल्यू अगर हम नीचे में रखते चले जाएंगे तो अगर नीचे का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा? फोर्स घटता चला जाएगा। अगर मान लो यह मेटल रख दिए तो मेटल में इसका वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0। यानी कि बीच में अगर मेटल रख दिए तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। कॉलम का फोर्स काम नहीं करेगा बीच में अगर मेटल को रख देंगे तो, क्योंकि मेटल का परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैक्सिमम, अब अगर हम 1 यहां रखेंगे, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट माना गया है। अगर 1 रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, जितना होगा उतना ही ये हम रखेंगे फोर्स, उतना ही फोर्स हमारा निकलेगा। इसलिए इन सब बातों को थोड़ा सा धीरे धीरे तुमको समझ लेना है। ये तो हो गया, 3 बातों पर निर्भर करता है कूलम्स किससे फोर्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं करंट के बारे में। तो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या जाना था? करंट का फॉर्मूला हम लोग जाने थे, करंट इज इक्वल टू, यानी कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, जहां पे Q क्या है? चार्ज है,
और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और करके लिखेंगे एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकेंड और कूलम्ब पर सेकेंड, ये एम्पियर का यूनिट होता है। चार्ज के बारे में अगर कोई पूछे तो हमको क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, यहां से Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो चार्ज का I इंटू टी, तो कूलम्ब बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलम्ब का दूसरा नाम हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर का दूसरा नाम हुआ कूलम्ब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन प्रूव करने के तुमको आ सकता है, हाउ कैन यू प्रूव एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, हाउ कैन यू प्रूव कूलम्ब इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड। तो ये सब चीज तुमको जानना होगा। सबको फेयर करते चला जाना। अगर मान लो तुमको लग रहा है जल्दीबाजी में बोर्ड साफ हो रहा है, तो तुम क्या करना, वीडियो को पॉज करके अब तब उसको तुम लिखते चला जाना। अब कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन A एंड B। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फोर्स निकालिए A और B के बीच में। A और B के बीच में यहां पे 1 माइक्रोकूलम है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम है, अब बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो फोर्स क्या होगा। फाइंड फोर्स बिटवीन A एंड B। यहां पर कितना चार्ज है, 1, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम यहां है A पर, और B पर क्या है 2 माइक्रोकूलम, और यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। तो हम क्या जानेंगे, प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला सॉल्यूशन, F का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K का वैल्यू कितना देंगे, 9 इंटू 10 पर 9। अब यहाँ पे Q1 है, तो Q1 इसको मानेंगे 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 6, और फिर यहाँ पे कितना है 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, और नीचे में फिर आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 2 जा 18 हो जाएगा, यहाँ 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 पर पावर माइनस 3 लिख सकते हैं ना। अब नीचे में 1 है, तो इतना न्यूटन हो गया। ये सवाल ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स फ्रॉम ऑन ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू B and C। Find net force on A due to B and C। 3 पार्टिकल है A B C, ये A है, B है, C है, इसका डिस्टेंस 1 मीटर, इसका डिस्टेंस 1 मीटर। इस पे चार्ज है तुमको 1 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, और इस पे माइनस है, इस पे प्लस, इस पे प्लस। क्वेश्चन को समझो ठीक से। मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, यहाँ जितना बच्चा बैठा हुआ है सबको ध्यान से सुनो और इसको ठीक से समझो। एक एक बच्चा सबको नोट करते चला जाएगा, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट, प्यार से प्रेम से भरा हुआ एक रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं, सबको मन लगा कर पढ़ाओ। क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। ए पर चार्ज कितना है, -1 माइक्रोकूलम, बी पर चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम, सी पर चार्ज कितना है, +3 माइक्रोकूलम। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। और फोर्स निकालना है। मान लिया कि यह इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, F1 लगा रहा है, यह भी उस पे फोर्स लगा रहा है F2। मान लिया, ये फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्शन का होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है। यह इसको उधर खींच रहा है, तो यह उधर जाना चाह रहा है,
यह इसको उधर खींच रहा है तो ये फिर से उधर जाना चाह रहा है, यानी कि यह इसके कारण भी और इसके कारण भी इधर ही जाना चाह रहा है। बात समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन का फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, एफ ए, इस पर फोर्स लगने वाला कितना है, एफ ए इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बात समझ गया ना, F1 तो जुट जाएगा, F1 प्लस F2। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे R1 स्क्वायर हो जाएगा। K तो कॉमन निकल जाएगा, Q1 कितना है 10 पर पावर माइनस 6, Q2 कितना है 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 बटा 1 स्क्वायर प्लस, अब Q1 कितना है 1, यानी कि 10 पर पावर माइनस 6, Q3 कितना है 3 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 अब बट्टा 2 का स्क्वायर। तुम कहोगे सर यार 2 कैसे हुआ, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 मीटर हो जाएगा। अब जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो, जो बच जाएगा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखो क्या है यहाँ पे, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 पर पावर 9, इसमें से कितना कॉमन निकलेगा 10 पर पावर माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2, इधर क्या बच जाएगा 3/2। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 और इधर कितना बच जाएगा 2 को तुम जोड़ दो इसमें तो ये हो जाएगा 2 और 2 तो जब 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 3, यानी कि 9 इंटू 7/2 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप फटाफट फेयर कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे फेयर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड 2 into 10⁴ मीटर पर सेकंड अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग ऑर्बिट रेडियस 0.5 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द करंट constituted during the power after one revolution, during the process of one revolution। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है और उसका स्पीड दिया हुआ है, और उस स्पीड से वो एक चक्कर अगर पूरा कर ले तो कितना करंट जनरेट होगा। सवाल थोड़ा सा समझदारी का है और मेरा ख्याल है कि तुम लोग मेड इन इंडिया है, सब कुछ आराम से बना सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना है 2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.5 10⁻⁻10 मीटर। हमको निकालना है I इज इक्वल टू Q/T होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम, ओनली साइन चेंज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम और माइनस का साइन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, साइन प्लस का होगा। इस तरह से Q तो तुमको दिया हुआ है, तुमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, ऐसे तुम देखो V इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय V। डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना वो चक्कर लगा 2πr, सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2πr, क्योंकि ऑर्बिट कैसा है सर्कुलर है, रेडियस तुमको दिया हुआ है तो 2πr इतना हो जाएगा, और वेलोसिटी भी तुमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴। तो टाइम तुम ऐसे निकाल लोगे। अब तुम I निकालेगा आराम से, I बराबर क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10⁴, और यहाँ 2 है और यहाँ पाई का वैल्यू 3.14
और इनटू आर का वैल्यू 0.5 10⁻⁻10। ठीक है, इस तरह से तुम इस सवाल को बना लोगे और मेरे ख्याल से आंसर तुमको निकल जाएगा। तुम देखो कैसे करोगे इसको। यहाँ 3.2 हो गया, यहाँ 10⁻⁻6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 हो जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 10⁻⁻10, इसको ऊपर जाएगा तो ये केवल ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.2/3.14 इंटू 10 ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये एम्पियर इतना हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा बन के तैयार है। बाकी ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, ये चारों क्वेश्चन एज ए होमवर्क में दे रहा हूं। इसको तुम लोग पूरा बना कर रखोगे। अब बनाने के बाद मैं, बहुत सारे बच्चे मुझे ऑनलाइन कॉपी भी अपना भेज रहे हैं। तुम नहीं भेज रहे हो, तुम भी नहीं भेज रहे हो, तुम भी नहीं भेज रहे हो, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं। समझ गया ना। तुम लोग इस सवाल को बना के, नहीं बनेगा तो तुम बोलोगे, तुम फोन से बात करो मुझसे कि सर इस सवाल में देखिए ना, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर ये सवाल कैसे बनेगा। सबका मैं नाम और सब मैं रजिस्टर में नोट करते जा रहा हूँ। स्कूल तो खुलेगा ही कभी ना कभी, तो उस वक्त जाके फिर हम लोग आपस में ये सब सवाल बनने का क्या प्रोसेस है उसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अभी तुमको बनाने का कोशिश करना है। थैंक यू वेरी मच।